फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट विजन। मेरा नाम है कौशल आनंद सिंह। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये जो वीडियो का जो सेगमेंट चल रहा है हम लोगों का, इसमें हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं और क्लास 10th के रसायन विज्ञान का ये लेक्चर नंबर 5 है, यानी 5वां लेक्चर है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोट्रॉप्स, हिंदी में इसे बोलते हैं अपर रूप। तो आज का वीडियो जो पर्टिकुलर बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पर बनाया गया है कि अपर रूप क्या होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हम डिटेल में जाकर अपर रूप को समझेंगे कि किन वस्तुओं को अथवा किन पदार्थों को हम अपर रूप कहते हैं, ठीक है, और किन किन तत्वों के अपर रूप प्रकृति में उपस्थित है। सिर्फ कार्बन नहीं, कई ऐसे जो है तत्व हैं जिनके अपर रूप प्रकृति में उपस्थित होते हैं। तो हमारा वीडियो का जो मेन मकसद है वो यही होगा, आज का टॉपिक यही है कि अपर रूप यानी एलोट्रॉप होते क्या है, कैसे हम डिसाइड करेंगे किस चीज को, किस पदार्थ को हम अपर रूप की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो आज तो हम लोग को ये पढ़ना है। इससे पहले कि मैं आगे वीडियो ले चलूं, लेक्चर नंबर 4 में मैंने जो है कार्बन की विशेषताएं पढ़ाई थी, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने जो कार्बन की 10वीं विशेषता बताई थी, ठीक है, जो लास्ट वाला जो उसका प्रॉपर्टीज बताया था, कैरेक्टरिस्टिक बताया था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी वहीं से एकदम जुड़ी हुई है। तो 10वां गुण रिपीट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने पिछले वीडियो में, अपने वीडियो लेक्चर में जो पढ़ाया था कार्बन की विशेषताएं, उसमें सबसे लास्ट विशेषता मैंने यही पढ़ाई थी कि जो कार्बन है वो प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाया जाता है, दो रूपों में पाया जाता है। पहला मुक्त रूप में और दूसरा संयुक्त रूप में। मुक्त रूप का बेसिक सा मतलब यह है कि वे रूप जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और भी हैं, हम लोग सारे अपर रूप पढ़ेंगे कार्बन के, ठीक है। तो वे पदार्थ यानी वे रूप जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन उपस्थित होगा उसे बोलेंगे मुक्त रूप। मुक्त रूप है, उसको किसी और तत्व की आवश्यकता नहीं है। तो मुक्त रूप को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं अपर रूप। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर हमारा इसी के ऊपर है कि अपर रूप क्या होता है, इस अपर रूप शब्द का मतलब क्या है, अपर रूप को सामान्य भाषा में कैसे समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग कि अपर रूप का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बात समझिए, कार्बन का मुक्त रूप वो रूप यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या उपस्थित हो, कार्बन, जिसे हम लोग बोलेंगे अपर रूप। और कार्बन प्रकृति में संयुक्त रूप में भी उपस्थित होता है। संयुक्त यानी किसी और के साथ क्या हो जाना, कंबाइंड यानी जुड़ जाना, कोई और तत्व भी उसमें होगा, और जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे कि ये देखिए, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, इन सब में देख रहे होंगे आप लोग कि कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल रख सकते हैं कि C2H5OH, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। नामकरण तो हम लोग आगे सीखेंगे ही, आप सबका नामकरण करना सीख जाएंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना आपको समझना है कि कार्बन जब किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ के पाया जाए तो इसे बोलेंगे कार्बन का संयुक्त रूप, और जिसे हम लोग बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। उसके एग्जाम्पल ये सारे हैं। लेकिन यदि पृथ्वी पर कार्बन कुछ ऐसे रूप में पाया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या उपस्थित हो, कार्बन, तो उसे बोलेंगे कार्बन का हम लोग मुक्त स्वरूप यानी मुक्त रूप। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन है। और कार्बन के मुक्त रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रूप, जो हमारा आज का टॉपिक है। कुछ एग्जांपल मैंने दिखाए हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, कार्बन। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको हम लोग देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में, लेकिन आज और हम सिर्फ और सिर्फ अपर रूप जानेंगे, अपर रूप कहते किसे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है अपना कॉपी पेन ओपन कर लीजिए, ठीक है, और अपनी पहली हेडिंग लगाइए अपर रूप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए अपर रूप, जिसे इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिए एलोट्रॉप्स। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपर रूप होता क्या है। इस अपर रूप शब्द को पहले डिकोड करेंगे कि ये शब्द कहाँ से आया, ठीक है, इसके पीछे क्या इतिहास है। तो पहली बात तो ये बता दूं मैं कुछ जानकारी आप लोगों को कि अपर रूप का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, ये बर्जीलियस ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने बताया था कि प्रकृति में कुछ तत्व जो है कई रूपों में उपस्थित होते हैं, तो उन रूपों को उन्होंने नाम दिया अपर रूप। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि बर्जीलियस ने बताया कि यदि प्रकृति में कोई तत्व कई रूपों में उपस्थित है तो उन दूसरे रूपों को हम लोग बोलेंगे अपर रूप। ठीक है, तो ये तो अवधारणा की बात हुई कि ये अपर रूप की अवधारणा आई कहां से। अब बात करते हैं कि ये शब्द क्या है।
तो इसे तोड़ेंगे तो देखिए ये जो एलोट्रॉप शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जो पहला शब्द है इसे हम लोग बोलते हैं एलोज और जो दूसरा शब्द है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रोपोज। ठीक है, और एलोज का मतलब होता है इंग्लिश में अदर, अदर, और इसका जो ट्रोपोज का मतलब होता है वो मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, अदर को यदि हिंदी में हम रूपांतरित करें तो पाएंगे कि अदर का मतलब होता है दूसरा, या फिर इसका मतलब अन्य भी हो सकता है। ठीक है, और फॉर्म का मतलब होता है रूप, यानी कि एलोट्रॉप्स का अंततः हम लोगों को मतलब पता चला दूसरा रूप। ठीक है, दूसरा रूप, और इसकी हिंदी भी यही बोल रही है अपर रूप। तो यहां भी देख रहे हैं आप रूप मिल रहा है, रूप, और अपर का मतलब भी वही है दूसरा रूप, अन्य रूप, या फिर अन्य रूप कहो या फिर दूसरा रूप कहो। ठीक है, तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं जो है आगे समझाता हूं अच्छे से कि इसका मतलब क्या। अभी परिभाषा नहीं मैंने लिखवाई है, मैंने सिर्फ ये बताया है कि एलोट्रॉप्स जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एलोज और ट्रोपोस से, जिसका एलोज का मतलब होता है अदर और ट्रोपोस का मतलब होता है फॉर्म। अदर का मतलब हो गया दूसरा या अन्य, और फॉर्म का मतलब हो गया रूप, यानी किसी तत्व के हम लोग दूसरे रूप को, अन्य रूपों को क्या बोलते हैं, अपर रूप। ठीक है, तो ये रहा इसके शब्द का मतलब। अपर रूप भी वही बोल रहा है, अन्य रूप या दूसरा रूप। ठीक है, नोट कर लिए होंगे उम्मीद है आप लोग। अब थोड़ी सी परिभाषा पे ध्यान देते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे आप लोग कि अपर रूप की परिभाषा क्या होती है, तो आप अच्छे से नोट करिएगा, इन्वर्ट कॉमा में इसकी परिभाषा नोट करिएगा कि प्रकृति में यदि कोई तत्व, ठीक है, प्रकृति में यदि कोई तत्व कई रूपों में उपस्थित हो जिनकी भौतिक अवस्थाएं समान, जिनकी भौतिक अवस्थाएं समान, परंतु गुण भिन्न भिन्न हो, गुण भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग अपर रूप कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हुई। मैंने थोड़ा सा इसका पार्ट लिख भी दिया है, पूरी परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि यदि प्रकृति में कोई तत्व कई रूपों में उपस्थित हो जिनकी भौतिक अवस्थाएं समान हो, जिनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हो, समान हो, परंतु उनके गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वे सभी रूप अपर रूप कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो शर्त बताई गई है, अपर रूप होने की दो शर्तें, मुख्य शर्तें। ठीक है, पहली बात तो ये कि भौतिक अवस्थाएं समान होनी चाहिए। तो भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और क्या होता है, गैस। इसके अलावा भी अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। हालांकि हम उसमें इस टॉपिक पर उनका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मूलतः का मतलब ये है कि सामान्य जो अवस्थाएं होती है किसी पदार्थ की, जो सामान्य तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन अवस्थाएं जो है वो विशेष अवस्थाएं, उनको प्राप्त किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में, लेकिन सामान्यतः तीन ही अवस्थाएं होती है पदार्थों की, ठोस, द्रव और गैस। तो यदि कोई तत्व प्रकृति में इस प्रकार पाया जाए कि उसके जितने भी रूप हो उसकी भौतिक अवस्थाएं समान हो लेकिन गुण भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें क्या कहलाएंगे, अपर रूप कहेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप लोग जो है अब पूरी तरह से जो है अपर रूप को समझ चुके हैं, यानी अपर रूप के शब्द का मतलब भी समझ चुके हैं कि अपर रूप शब्द कहता है कि दूसरा रूप या अन्य रूप, और अपर रूप की परिभाषा से भी आप समझ सके हैं कि अपर रूप की परिभाषा मैंने बताई कि यदि कोई तत्व प्रकृति में कई रूपों में उपस्थित हो जिनकी भौतिक अवस्थाएं समान परंतु गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलते हैं, अपर रूप। यानी इसमें दो जो है शर्तें हैं कि भौतिक अवस्थाएं समान होनी चाहिए लेकिन जो उसके भौतिक और रासायनिक गुण है वो भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, एक जैसे गुण नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, गुणों में पूरा एकदम अंतर रहेगा, कभी कभी जमीन आसमान का अंतर रहेगा, गुणों में बिल्कुल अलग अलग गुण दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन जो उनका भौतिक अवस्था है वो सेम रहेगी। जैसे ठोस है तो सभी ठोस रहेंगे, यदि कोई द्रव है तो सभी द्रव, और गैस है तो सभी क्या रहेंगे, गैस। अब इस बात को जो है मैं एग्जांपल से जो है आप लोगों को क्लियर करूंगा, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
जब मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा अपर रूपों का, तब आपको ये बातें समझ में आएगी। लेकिन ये दोनों बातें आप याद रखिएगा कि किसी भी तत्व के अपर रूप के सभी अपर रूपों की भौतिक अवस्थाएं समान होगी, लेकिन गुण जो है बिल्कुल अलग होंगे। तो मैं एग्जाम्पल लेना शुरू कर रहा हूं। एग्जाम्पल से ही आपके जो है ये सब बातें क्लियर होंगी कि ये क्या है। तो पहले एग्जाम्पल के लिए मैं कार्बन का ले रहा हूं, कार्बन का अपर रूप। ठीक है, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि कार्बन के तो बहुत सारे अपर रूप हैं और नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना भी है। जो अगला वीडियो आएगा हमारा कार्बन के अपर रूप, उसमें हम लोग पूरा चार्ट बना के पढ़ेंगे कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, उसमें बहुत सारे अपर रूप हैं, उन अपर रूप की संरचना कैसी होती है, उनकी गुण विशेषताएं, उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सब पढ़ना है। यहां पर सिर्फ हम अपर रूप सीख रहे हैं, तो कार्बन के हम दो अपर रूप की चर्चा कर रहे हैं। तो कार्बन के दो अपर रूप ले रहे हैं, पहला ले रहे हैं हीरा यानी डायमंड, और दूसरा ले रहे हैं ग्रेफाइट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कार्बन के बहुत सारे अपर रूप है, लेकिन यहां पे हम लोग सिर्फ अपर रूप समझने के लिए कार्बन के दो अपरूपों को उदाहरण के तौर पे ले लिए। तो देखिए, कार्बन के दो अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा को आप देखे नहीं होंगे तो फिल्मों में देखे ही होंगे, या फिर हीरे की अंगूठी बनती है, तो हीरे के बारे में आप जो है जानते जरूर होंगे। ठीक है, हो सकता है आपको टच करने को ना मिला हो, कि सभी जानते हैं कि हीरा ठोस में होता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो किस अवस्था में होता है, ये भी ठोस अवस्था में होता है। जो पेंसिल की नोक होती है वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से। ठीक है, जिससे पेंसिल से लिखते हैं आप, तो उसकी नोक होती है बीच में, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि हीरा भी ठोस है और ग्रेफाइट भी क्या है, ठोस है। तो भौतिक अवस्थाएं दोनों की क्या हो गई, समान, लेकिन गुण बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, हीरा जो है सबसे कठोर होता है। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थों में हीरा सबसे कठोरतम पाया गया, हार्डेस्ट है। ठीक है, तो हीरा सबसे कठोर है, और जबकि ग्रेफाइट तो इतना मुलायम है कि उसको हाथ से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं गुणों में कितना अलगाव है। इसके अलावा हीरा चमकता है, ग्रेफाइट जो है चमकता नहीं है, यानी कि ये जो है कुछ डार्क सेल्टी कलर का होता है, और ये तो काफी चमक उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि आप देख रहे हैं कि दोनों कार्बन से मिलकर बने। अपर रूप का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या पाए जाएंगे, कार्बन। तो हीरा भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना है, ग्रेफाइट भी सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना है, कार्बन से। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, अपर रूप। बस शर्त यही है कि भौतिक अवस्थाएं समान होनी चाहिए, गुण तो भिन्न भिन्न होंगे ही। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि किसे बोलते हैं अपर रूप। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से अब क्या है कि मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोगों को कार्बन का पूरा डिटेल में पढ़ना ही है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, फास्फोरस। फास्फोरस, तो देखिए फास्फोरस आप जानते होंगे, फास्फोरस को P से परिचित करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु क्रमांक होता है इसका 15 होता है। तो फास्फोरस होता क्या है, तो पहली बात ये जान लीजिए कि फास्फोरस जो है हमारी हड्डियों में भी पाया जाता है। ठीक है, हमारी हड्डियां कैल्शियम से मिलकर बनी होती है और साथ में फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। तो फास्फोरस जो है ये भी जो है कई अपर रूप रखता है। वैसे तो इसके 4 अपर रूप है, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही की चर्चा करेंगे, 2 ही काफी मुख्य होता है। तो पहला होता है हमारा सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, और दूसरा होता है लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। ठीक है, इसके अलावा बैगनी फास्फोरस भी होता है, और साथ ही में काला फास्फोरस भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ठीक है, दोनों जो है ठोस अवस्थाओं में होते हैं। सफेद फास्फोरस कुछ वैक्स मोम की तरह होता है, और ये कुछ पाउडर की तरह होता है। ठीक है, ये वैक्स यानी मोम की तरह होगा, मोम आप देखे ही होंगे, और जो लाल फास्फोरस होता है कुछ पाउडर की तरह होता है। ठीक है, लेकिन मूलतः देखा है तो दोनों ही ठोस है, दोनों ही क्या है, ठोस है। कोई द्रव या गैस तो है नहीं। द्रव गैस किसे कहते हैं, जिसमें बहने या गुण होता है, उसमें तरलता होती है। ये दोनों ठोस है, क्लियर है, लेकिन गुण दोनों के अलग अलग है। लाल फास्फोरस का सफेद फास्फोरस का उपयोग जो है फ्लेयर्स बनाने में किया जाता है, यानी कि बारूद बनाने में किया जाता है। ये काफी ज्वलनशील होता है।
क्लियर है। और इसके अलावा इसका उपयोग जो है उर्वरक बनाने में भी किया जाता है, फर्टिलाइजर बनाने में भी किया जाता है, जो हमारे खेतों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। बात करें लाल फास्फोरस की, तो ये सफेद फास्फोरस से थोड़ा सा इसके गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपने जो है माचिस देखा ही होगा, माचिस, तो माचिस की जो तिल्ली होती है, ठीक है, उस तिल्ली पर जो लाल रंग का पाउडर चिपकाया होता है वो भी रेड फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस। और जो माचिस की डिबिया होती है, ठीक है, जो माचिस का बॉक्स होता है, मैच बॉक्स, उसके किनारे पर जो एक रफ जो है कुछ खुरदुरा सा सतह लगाई होती है, वो भी रेड फास्फोरस की लगी होती है, ठीक है, लाल फास्फोरस की। अब जब हम तिल्ली से, यानी जो तिल होती है, ठीक है, माचिस की, उसको जब हम उसके किनारे पर रगड़ते हैं तो घर्षण होता है, और घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होती है और रेड फास्फोरस क्या होता है, जल उठता है। तो इस तरह माचिस काम करती है, ठीक है। तो ये रहा फास्फोरस के अपर रूप। हाँ, सफेद फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहते हैं, क्योंकि जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये पीला रंग की जो है, पीले रंग का दिखाई देने लगता है, अतः इसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फास्फोरस भी जो है अपने दो अपर रूप, वैसे तो 4 अपर रूप है लेकिन मूलतः 2 अपर रूप रखता है। तो देख सकते हैं कि अपर रूप वे हैं जिनमें जो उसकी भौतिक अवस्थाएं समान होंगी, लेकिन गुण में क्या होगी, भिन्नता होगी, गुण दोनों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। वैसे तो कई तत्व हैं, कई एलिमेंट है जिनके अपर रूप हैं, लेकिन मैं यहाँ पे काफी फेमस एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के भी वैसे तो 4 अपर रूप हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही की चर्चा करूंगा। मैं दो ही ले रहा हूं, वो भी फेमस, ताकि आपको बस ये समझ में आए कि अपर रूप होता क्या है। तो देखिए, ऑक्सीजन का पहला एक हो गया O2 और दूसरा क्या हो गया, O3। वैसे O4 और O8 भी होता है, ठीक है, टेट्रा ऑक्साइड और ऑक्टा ऑक्साइड, लेकिन उनकी बात हम करेंगे नहीं। तो O2 तो आप सभी जानते हैं कि ये ऑक्सीजन गैस है, जिसे हम लोग प्राणवायु भी कहते हैं। और O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन, ठीक है, O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन। तो देखा जाए, पहली बात क्या जाए, अपर रूप है तो है, क्योंकि ऑक्सीजन ये भी तो एक गैस ही है, ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूं, ये प्राणवायु बोलते हैं इसको हम लोग। जीवन की जो है यही जरूरी गैस है, क्लियर है। और बात करें इसकी, तो इसका नाम है हमारा ओजोन। तो देखिए, ये भी गैस है, ये भी क्या है, गैस, और ये भी क्या है, गैस, लेकिन दोनों के गुण भिन्न है, दोनों का कार्य भी अलग अलग है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारे लिए जो है बड़ी आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम एंटर करते हैं और शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमें निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहते हैं। बात करें O3 की, तो O3 भी हमारे जीवन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दोनों बात समझिएगा, O2 तो एकदम नितांत आवश्यक है, इसके बिना तो हम जिंदा रह नहीं सकते, लेकिन O3 भी हमारे जीवन के लिए बड़ी आवश्यक है। जो पृथ्वी का वायुमंडल है, उसकी जो बाहरी परत है, जो बाहरी लेयर, देखिए पृथ्वी है, इसके बाहर जो है वायुमंडल है, और इसके ऊपरी परतों में, ठीक है, वहां पर ओजोन लेयर उपस्थित है, यानी ओजोन गैस की परत उपस्थित होती है, ठीक है। अब ये करती क्या है, तो सूर्य से जो प्रकाश आता है, उष्मा आती है, तो उसके साथ साथ कुछ हानिकारक किरणें भी आती हैं, जिन्हें बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी पराबैंगनी किरणें। तो वो पराबैंगनी किरणें यदि पृथ्वी के वायुमंडल में होकर पृथ्वी पर आए तो हमारे लिए भी बड़ी नुकसानदायक है, साथ में पेड़ पौधे और अन्य सभी जीवों के लिए वो बहुत ही हानिकारक हो सकती है, ठीक है, और होगी। तो ओजोन परत करती क्या है कि उन पराबैंगनी किरणों को वहीं से परावर्तित कर देती है, यानी वहीं पे रोक देती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन जो है सामान्य ढंग से चल पाता है और हम सुरक्षित रह पाते हैं। अन्यथा पराबैंगनी किरणें हम लोगों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं, हमें स्किन कैंसर यानी त्वचा का कैंसर भी दे सकती हैं। इसके अलावा बहुत से बैड इफेक्ट डाल सकती है हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये रहा ऑक्सीजन के अपर रूप। आप समझ सकते हैं कि फिर से समझिए अपर रूप क्या है। तो अपर रूप वे हैं जो एक ही तत्व से बने हैं, तो इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन, कोई और तत्व तो है नहीं। साथ ही में देखा जाए तो ये भी जो है किस अवस्था में, गैस अवस्था में, ये भी किसमें है, गैस अवस्था में, लेकिन गुण जो है दोनों के क्या है, एकदम अलग अलग है, दोनों के कार्य भी अलग अलग है। तो 3 एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया, इससे आप ये समझ गए कि अपर रूप वे कहलाते हैं कि एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाए,
जिनकी भौतिक अवस्थाएं समान हो लेकिन गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो आप जो है यहाँ पे दो शर्तें मैंने लिख भी दी है कि दो ही शर्त है, भौतिक अवस्थाएं समान तथा गुण क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। इसके अलावा सल्फर भी रखता है अपना, ठीक है, सल्फर भी 4 रखता है अपर रूप, S5, S6, S7, S8। लेकिन अब काफी एग्जाम्पल हो चुके हैं, मुझे लगता है कि आप प्रॉपर ढंग से समझ चुके हैं कि अपर रूप होते क्या हैं, ठीक है। इतने एग्जाम्पल काफी है आपको समझने के लिए अपर रूप क्या होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में तो मैं जब कार्बन के सारे अपर रूपों को पढ़ाऊंगा तब तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, उनके गुण कैसे कैसे अलग होते हैं, क्यों अलग होते हैं, क्यों कोई विद्युत का सुचालक होता है। जैसे ही सुना होगा आप लोगों ने कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है लेकिन हीरा विद्युत का कुचालक है। तो गुणों में काफी अंतर रहेगा, ठीक है। तो कल समझेंगे हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कि कार्बन के कितने अपर रूप हैं, उनके गुण कैसे कैसे हैं और क्यों अलग है, ठीक है। अब बात करें कि अपर रूप को हम लोगों ने समझ लिया एग्जाम्पल के द्वारा। अब जो है कुछ मैं व्यवहारिक उदाहरण से भी समझाना चाहता हूं। अपनी कोचिंग्स में जो है मैं इसका काफी यूज करता हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को भी जो है इसका यूज करके दिखाऊं कि अगर सामान्य भाषा में समझना हो कि अपर रूप क्या है तो कैसे समझेंगे। ये तो मैंने साइंस की भाषा में समझा दिया एग्जाम्पल के जरिए। यदि सामान्य भाषा में समझना है तो समझिए, मान लीजिए एक इंसान है और इसने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, और यदि ये इंजीनियर बन जाता है और उसके बाद चुपचाप अपनी लाइफ जो है व्यतीत कर रहा है, यानी इंजीनियर बन गया, अपनी जॉब पे जाता है, आता है, खाता पीता सो जाता है, तब तो हम कहेंगे कि इसका कोई अपर रूप नहीं है, ठीक है। आप इससे रिलेट करिए, यदि कोई तत्व प्रकृति में सिर्फ एक रूप में पाया जाए तब तो बोलेंगे कि ये जो है तत्व अपर रूप नहीं रखता है। जैसे ये व्यक्ति, इसने इंजीनियरिंग की, इंजीनियर बन गया और कोई काम नहीं करता है, सिर्फ जाता है अपनी जॉब वो करता है, चला आता है, तो इसका कोई अपर रूप नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने भी इंजीनियरिंग की, ठीक है, और ये बन गया इंजीनियर, लेकिन ये व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड का मतलब इसके बाद बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारे गुण हैं। तो ये क्या कर रहा है कि सुबह उठने के बाद पहले पहले क्या कर रहा है कि सोच रहा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर लूं, क्योंकि मेरी जॉब जो है 9 से जो है 6 बजे तक है, 9 से 5 बजे तक है, तो क्यों ना 9 से पहले मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ा लूं। तो यानी कि वो वहां पे जाकर बन जा रहा है टीचर। तो इंजीनियर तो है ही, ठीक है, साथ में ये सुबह 1-2 घंटे टीचिंग कर रहा है, तो ये क्या बन गया, टीचर। फिर गया जॉब पर तो ये बन गया इंजीनियर, इंजीनियरिंग तो पढ़ाई की ही इसने। साथ में आने के बाद इसे सिंगिंग का भी शौक है। मान लेते हैं कि इस व्यक्ति को भी सिंगिंग का भी शौक है, तो ये कह रहा है कि मैं अपना शौक भी पूरा करूंगा, इससे कुछ कमाई भी करूंगा। तो ये किसी बार में जाकर या फिर किसी पार्टी में जाकर सिंगिंग का भी काम कर रहा है और वहां से भी कुछ पैसे भी अर्न कर रहा है और अपने शौक भी पूरा कर रहा है, तो ये सिंगर भी बन गया, ठीक है। इसके अलावा ये व्यक्ति जो है, मैंने कहा ना मल्टी टैलेंटेड है, तो ये बाइकिंग भी करता है, ठीक है। तो बड़े बड़े शहरों में रेसिंग भी होती है, सैटरडे नाइट्स को, संडे को, ठीक है ना, वहां पे बाइकिंग होती है, बाइक राइडिंग होती है, उसमें इनाम रखे जाते हैं। तो ये व्यक्ति कहा कि अभी मुझे पैसे कम पड़ रहे हैं, मैं एक काम और करूंगा कि मैं जो है वीकेंड्स पे यानी शनिवार और रविवार को बाइकिंग करूंगा और वहां से भी कुछ अर्न करूंगा पैसे, और इस तरह मेरा शौक भी पूरा होगा। तो दोनों काम व्यक्ति कर रहा है, अपना शौक भी पूरा कर रहा है और अपना उसके पैसे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड। तो आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति, जो पहले मैंने व्यक्ति का एग्जांपल लिया था, जो इंजीनियरिंग किया और इंजीनियर बन गया, अपनी लाइफ व्यतीत कर रहा है, तो उसके कोई अपर रूप नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति जो है, इसके कई सारे अपर रूप है, ठीक है। व्यक्ति तो यही है, लेकिन कभी इंजीनियर बन जा रहा है, कभी टीचर, कभी बाइकर, कभी सिंगर, ठीक है। यानी ये व्यक्ति कई रूपों में, अपर रूप का मतलब क्या होता है, अन्य रूप, कई रूप या दूसरे रूप, तो ये व्यक्ति कई रूपों में उपस्थित है। तो इससे आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं कि अपर रूप क्या होता है। अपर रूप का मतलब यही है कि यदि कोई तत्व प्रकृति में कई रूपों में उपस्थित हो, तो यदि कोई व्यक्ति का मैंने एग्जांपल लिया, यदि कोई व्यक्ति कई रूप में दिख रहा है, कहीं टीचर बन जा रहा है, कहीं पे डांसर बन जा रहा है, कहीं पे सिंगर बन जा रहा है, तो कई रूप हो रहा है ना, अपने रूपों को बार बार क्या कर रहा है, बदल रहा है, तो बोलेंगे इस व्यक्ति के कई अपर रूप हैं। एक एग्जाम्पल मैं और व्यवहारिक तौर पर समझाऊंगा जो धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से। तो देखिए, हिंदू धर्म में माना गया है कि विष्णु जी अलमाइटी होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। तो जो विष्णु के
10 अवतार का वर्णन किया गया। ठीक है, हिंदू धर्म में माना गया है कि विष्णु जी ने 10 अवतार लिए थे। तो यहाँ पे हम 3 अवतारों की जो है एग्जाम्पल के जरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपर रूप क्या होता है। तो देखिए, सबसे फेमस लेंगे तो पहला राम है, दूसरा क्या है, कृष्ण है। इन दोनों के बारे में सभी जानते हैं कि विष्णु भगवान का जो अवतार राम भी है और कृष्ण भी है। इसके अलावा एक परशुराम भी है और एक बुद्ध भी है। तो हम लोग बुद्ध ही ले रहे हैं। ठीक है, बुद्ध के बारे में सभी लोग जानते होंगे, परशुराम के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन कुछ कम लोग जानते होंगे। बुद्ध के बारे में सब लोग जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि सारनाथ से रिलेट करते हैं तो सभी लोग कुछ ना कुछ उनके बारे में जानते ही हैं। तो बात यह है कि ये अवतार कहलाते हैं। तो इसको हम साइंस से कैसे जोड़ सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि विष्णु जी के ये तीनों अपर रूप है। वैसे तो धर्म में कहा गया है इसको अवतार, लेकिन रसायन विज्ञान में देखा जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे अपर रूप, क्योंकि ये तीनों इंसान थे। राम, कृष्ण और बुद्ध तीनों क्या थे? इंसान। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भौतिक अवस्थाएं समान थी। ये भी इंसान, ये भी इंसान, ये भी इंसान, यानी मानव। तीनों जो अवतार हैं, तीनों जो रूप लिए थे इन्होंने, वो तीनों रूप में क्या थे? मानव थे। तो भौतिक अवस्थाएं समान हो गई। भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? फिजिकल स्टेट, बाहरी अवस्था। ठीक है, तो तीनों में मानव थे। बात करें गुण, तो गुण जो है तीनों में बिल्कुल अलग अलग थे। राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हर चीज जो है सही करने के लिए, यानी कि सही तरीका क्या है उससे कर देते थे। हालांकि उनको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग राम जी को भी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कुछ काम गलत किए हैं। खैर, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन मूल बात यह है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया है क्योंकि वो हर जो है काम अपने जीवन में सही ढंग से किए हैं, जो उचित है। ठीक है, बात करें कृष्ण की, तो कृष्ण को लोग छलिया भी कहते हैं, माखन चोर भी कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो बात यह है कि कृष्ण जी जो है काफी छल किए हैं। यदि आपने महाभारत जो है देखी होगी या फिर महाभारत सुनी होगी तो आपको पता ही होगा कि कितने। तो कृष्ण जी का मेन मकसद था हमारा काम होना चाहिए, तरीका कोई भी हो, गलत या सही। तो देख रहे हैं गुणों में कितना अंतर है। राम कोई भी कार्य नियम और कानून से करते थे, लेकिन कृष्ण जो है कोई भी काम जो है नियम कानून फॉलो नहीं करते थे। सिर्फ काम करना है, कैसे भी करना है तो वो करना ही है। और बात करें बुद्ध की, तो बुद्ध जो है युद्ध में विश्वास ही रखते थे। गौतम बुद्ध जो है वो एक तरह से भगवान तो नहीं, ऋषि कह सकते हैं उनको। ठीक है, आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी कि सिद्धार्थ जो थे वही गौतम बुद्ध बाद में कहलाए। उन्होंने क्या किया कि जब सिद्धार्थ अपने जीवन से बहुत परेशान हो गए, जीवन मतलब आसपास के जीवन से काफी परेशान हो गए, व्यथित हो गए कि लोग क्यों मर रहे हैं, क्यों बीमार पड़ रहे हैं, इतना दुख क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों है जीवन में। तो इन सब चीजों से परेशान होकर वो क्या किए, तो वो चले गए सारनाथ और वहां पे लगभग 7 सप्ताह तक जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे जो है ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो जो है बुद्ध कहलाए। तो बुद्ध जो थे वो ज्ञान के देवता कह सकते हैं, काफी ज्ञानी, और बुद्ध का मतलब बुद्धि ही होती है। तो बात यह है कि बुद्ध जो थे वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते थे, हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, बुद्ध का मतलब सिर्फ था ज्ञान फैलाना, शांति फैलाना। तो कुल मिला के बात कर सकते हैं कि विष्णु जी के 3 अपर रूप है। मान लेते हैं विष्णु एक तत्व है। ठीक है, और इस तत्व जो है 3 अवस्थाओं में, 3 रूपों में है, जिनमें तीनों में भौतिक अवस्थाएं समान है, तीनों इंसान है, लेकिन गुणों में तीनों में बहुत ही क्या है? अंतर। तो हम कह सकते हैं कि राम, कृष्ण, बुद्ध जो है वो तीनों क्या है? अपर रूप है। वो तीनों क्या है? अपर रूप। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं अपर रूप क्या होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपर रूप के अंदर इतना लेक्चर दे दिया अपर रूप के ऊपर कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि अपर रूप का मतलब ये होता है कि दूसरा रूप, अन्य रूप। ठीक है, यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व प्रकृति में ऐसा पाया जाए, इन रूपों में पाया जाए जिनकी भौतिक अवस्थाएं समान हो लेकिन गुण क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपर रूप। अब इन द लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अपर रूप की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का जो है लास्ट टॉपिक यही है। मैंने कहा था इस वीडियो में सिर्फ हम अपर रूप सीखेंगे। ठीक है, तो अपर रूप की विशेषताएं, तो अपर रूप की विशेषताएं क्या क्या होंगी तो देखना स्टार्ट करते हैं। मात्र 4 विशेषताएं हैं इसकी जो मुख्य हैं। तो जो पहली विशेषता यह है कि किसी भी अपर रूप में केवल एक ही तत्व के परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक है, यानी कि किसी तत्व का जो अपर रूप है, तो अपर रूप में एक ही तत्व के परमाणु उपस्थित
होंगे। ठीक है, आप लोग इस गुण को लिख लीजिए कि किसी अपरूप में केवल एक ही तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं। अब इसका मतलब समझिए कि कोई अपरूप है तो उसमें जो सभी परमाणु पाए जाएंगे वो एक तत्व के हैं। जैसे कि हीरा कार्बन का अपरूप है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या पाया जाएगा? कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा? कार्बन। कोयला भी कार्बन का अपरूप है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा? कार्बन। क्लियर है? तो यदि अपर रूप है तो जिस तत्व का अपर रूप होगा उसमें सिर्फ उसी तत्व के परमाणु पाए जाएंगे और कोई परमाणु नहीं पाया जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि अपर रूप में सिर्फ एक ही तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं, दूसरा तत्व का परमाणु नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसका पहला गुण हो गया। दूसरा गुण कहता है कि अपर रूप, जितने भी अपर रूप हैं तो अपर रूपों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं। तो इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैं कई बार लगता है मुझे कि 4-5 बार इस बात को समझाया हूं, 10 बार हो सकता है कि अपर रूपों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है। जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तीनों ठोस अवस्था में हैं तो भौतिक अवस्थाएं समान होती है। तीसरा कि अपर रूपों के, ठीक है ना, रासायनिक नहीं, रासायनिक और भौतिक दोनों, तो लिख सकते हैं तीसरा हम कि अपर रूपों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस बात को भी मैं, ठीक है ना, 10 बार समझाया हूं इस बात को, और इस बात को तो मैंने कई बार एग्जाम्पल समझाया है कि भौतिक अवस्थाएं तो समान होंगी अपर रूपों के, लेकिन गुण क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। जैसे हीरा का गुण बिल्कुल अलग है, ग्रेफाइट का गुण बिल्कुल अलग है, और कोयला का गुण बिल्कुल ही क्या है? अलग है। ठीक है, अब आते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे। ये कुछ आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये दो प्रॉपर्टीज मैंने बहुत बार समझा चुकी है। ये भी आप समझ चुके हैं कि एक ही तत्व के परमाणु उपस्थित होंगे, कोई दूसरा परमाणु उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसके आने की जरूरत नहीं है। बात करें चौथा यानी लास्ट प्रॉपर्टी की, तो ये है कि अपर रूप में, इसको अच्छे से नोट करिएगा, अपर रूप में परमाणुओं की जो व्यवस्थाएं होती हैं, परमाणुओं की जो व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, अरेंजमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। आप इसको नोट कर लीजिए कि अपर रूप में परमाणुओं की जो व्यवस्थाएं यानी अरेंजमेंट होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना। अब इस बात को समझते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या रही है, ये इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए इसमें यह बताया गया है कि परमाणु तो एक जैसे ही रहेंगे। जैसे कि हीरा में भी सिर्फ कार्बन है, ग्रेफाइट में भी सिर्फ कार्बन है, और कोयला में भी सिर्फ क्या है? कार्बन। लेकिन अंतर क्या रहेगा कि उनमें जो हीरा में कार्बन होगा उसकी व्यवस्था अलग होगी, जो ग्रेफाइट में कार्बन होगा उसकी व्यवस्था क्या होगी? अलग होगी। अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। अरेंजमेंट समझते हैं? व्यवस्था। जैसे शादियों की अरेंजमेंट होती है ना कि यहाँ पानी पीने का होगा, उसके बाद यहाँ चाट फुल्की होगा, फिर यहाँ खाने का होगा, और फिर यहाँ पर पानी मतलब कि हाथों धोने की व्यवस्था होगी। ठीक है, लेकिन कोई आया तो अरेंजमेंट चेंज कर दिया, कहा नहीं इधर से शुरू करेंगे, इधर गेट लगाओ, पहले यहाँ मीठा रखेंगे, फिर वहाँ चाट फुल्की, फिर वहाँ खाना, और फिर यहाँ पानी रहेगा हाथों धोने के लिए। तो अरेंजमेंट चेंज होने का मतलब व्यवस्थाएं चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो अपर रूप होते हैं उनमें जो परमाणु होते हैं तो परमाणु सभी एक जैसे होंगे, एक ही तत्व के परमाणु होंगे, लेकिन उनका अरेंजमेंट यानी जो व्यवस्था होती है वो बदल जाती है। जैसे कि, हालांकि ये बात आप कल की वीडियो में समझेंगे, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि जो हमारा हीरा होता है उसमें कार्बन की जो व्यवस्था होती है वो होती है समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय। और जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है उसमें जो हमारी कार्बन की व्यवस्था होती है वो होती है षटकोणीय, षटकोणीय। ठीक है, इन सब चीजों को हम कल डिटेल में पढ़ेंगे कि समचतुष्फलकीय कैसे होता है, कब षटकोणीय होता है, ठीक है, इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं, समचतुष्फलकीय में कितना कोण बनता है, षटकोणीय में कितना कोण बनता है। क्लियर है, तो कल पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी समझ लीजिए कि जो कार्बन के हमारे अपर रूप होंगे, चाहे किसी भी तत्व के अपर रूप होंगे, उनमें जो परमाणुओं की व्यवस्था होगी वो हमेशा अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है।
क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कार्बन के कितने अपरूप प्रकृति में पाए जाते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनके कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, ठीक है, उनमें क्यों इतने गुणों में अंतर पाया जाता है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।